अंकल जो मुजरिम है आप उनको तो सजा दे देंगे, लेकिन मुझे ऑलरेडी जो सजा मिल रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जुर्म क्या है। ये सब तो अपने अपने घमंड में खुश है। तलाक लेने देने वाले क्यों नहीं सोचते कि मुझ जैसी बेटे उम्र भर एक घराने को तरसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा वेट करिए असना जी, टाइम चेंज हुआ है लंच के बाद, ठीक है? अम्मी भूख लग रही है। थोड़ा सब्र कर बेटा, घर जाके खा लेना। ऑर्डर ऑर्डर। पिटिशनर अपना मुकदमा पेश करें। मिलॉर्ड, माई सेल्फ एडवोकेट गुलाब खान। मेरी मुवक्किला असना हलीम एक मजलूम औरत है मिलॉर्ड, जिसके शौहर आरिफ ने उसे पिछले 3 साल से कुला देने के लिए हैरान कर रखा है। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, उसके सगे भाई अनवर ने भी उसके वालिद के विरासत से हिस्सा देने से मना किया है। इसीलिए सबसे पहले मैं असना जी को यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। असना जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने शौहर से कूला क्यों चाहती है? मेरे अच्छे वक्त में कभी कुछ पूछा, कुछ लाने बोला? आज मेरा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, तुझसे थोड़ी सी मदद मांगी। थोड़ी मदद है ये? इससे पहले 2-3 बार ला चुकी, अब और? बस बहुत हो गया, अब कोई हिस्सा विस्सा नहीं लाने वाली। मुझे खुला चाहिए। खुला? खुला चाहिए? बगैर मेरे सिग्नेचर के कौन काजी, कौन एडवोकेट तुझे खुला दिलाता देखता हूं। मेरे जूतों पे गिर के ये नाक मेरे पैरों पे घिस के माफी मांगनी होगी तुझको। अगर तुझे कुत्ते की तरह गली गली नहीं घुमाया, मैं आरिफ खान नहीं। चल चल निकल। सुनिए, चल निकल। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, अरे जरा तो ख्याल करिए। असना जी, आपका भाई अनवर आपको विरासत में हिस्सा देने से मना क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि आपको पता है आपकी शादी में कितना खर्च हुआ है? उतना तो हमें भी नहीं मिला। जितना आप पे खर्चा हुआ वो आप ही का हिस्सा था समझो। आप ये बार बार हिस्सा विस्सा मांगने मत आओ और आपके भिखारी शौहर से कह दो कि दूसरों के माल पर नजर ना रखें। पॉइंट टू
बी नोटेड मिलॉर्ड। ऐसे भी भाई होते हैं। योर ऑनर, हमारे वकील साहब ये भूल रहे हैं कि बाप जो बेटी की शादी पर खर्च करते हैं, इसकी वजह से तो बेटों की विरासत भी रिड्यूस हो जाती है। अब इसका कॉम्पेंसेशन कौन करेगा? ये डबल क्राइम है। बेटी की शादी करके बेटों की विरासत को डैमेज करना और फिर बेटियों को विरासत से किक आउट करना, दोनों क्राइम है। सॉरी योर ऑनर। असना जी, फिर क्या हुआ? फिर मैं एडवोकेट समरुद्दीन के पास गई। हेलो असना जी, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ सर। आपने बोला था रात में 11 बजे फोन करने, तो यस, बोला था। वो क्या है ना, दिन में लोग बहुत होते हैं, हमारी बात अच्छे से नहीं हो सकती, इसीलिए। मैं समझी नहीं सर। यही तो अच्छी बात है, आप समझती नहीं हो। अच्छा एक बात और, आपके नाक में नथनी होती तो वाह, मजा आ जाए। सर मैं केस के लिए। केस कहाँ जाएगा, हम ही जीतेंगे। अच्छा असना जी, मुझे आपके मुंह से सुनना है, प्लीज बताइए मैं कैसा लगता हूँ। आप ना सर एकदम इंतहाई सुअर लग रहे हो। खुदा की लानत दिख रही चेहरे पे आपके। हरामी, रख फोन। तू बड़े शर्म की बात है। अगर एडवोकेट ने ऐसा किया हो तो। असना जी, आप बैठ सकती है। मिलॉर्ड, अब मैं हिदायत अली काजी साहब को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, मगर इसमें काजी का क्या दखल है? योर ऑनर, बहुत बड़ा दखल है। अगर एक घर में बिजली चली जाती है तो प्रॉब्लम घर वालों की हो सकती है, लाइन शॉर्ट हो गई हो या भी फ्यूज उड़ गया हो। पर अगर पूरे सिटी की बिजली चली जाती है तो ट्रांसफॉर्मर का प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम, ये फॉल्ट सिर्फ एक असना हलीम का नहीं है, पूरी सोसाइटी फिलहाल तलाक, कूल्हा और विरासत में बुरी तरह से फंसा हुआ है। और जिसके जिम्मेदार है ये काजी साहब या फिर पंडित, जिनके हाथों में है हमारी रिलीजियस गवर्नेंस। जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं मिलॉर्ड, इसी तरह औरतें अदालत आती रहेगी, इसी तरह जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी। The system needs to be repaired as soon as possible. मैं काजी साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। काजी साहब, आरिफ शेख का निकाह आप ही ने पढ़वाया था? जी हाँ। क्या निकाह पढ़ाना जरूरी होता है? ये सुन्नत है। क्या बात कर रहे हैं? अरे काजी साहब, जब पूरे शादी का जो ये फंक्शन है और ये जो सिस्टम है ये सुन्नत के खिलाफ है, तो क्या है काजी साहब को शादी में बुलाने से सुन्नत पूरी हो जाती है? ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे मेरे पास ये पूरी लिस्ट है। ये देखिए, ये जो एंगेजमेंट पार्टियां होती है, जोड़े की रकम, जहेज, खाना, 1000 लोगों का वलीमा, ये सुन्नत है। ये मेहमान नवाजी है। नवाज कौन है ये? यहाँ कोई नवाज नहीं है जज साहब। मेहमान नवाजी यानी के हॉस्पिटैलिटी। और हमारे पाक नबी ने भी हॉस्पिटैलिटी को इनकरेज किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मुल्लाओं के पेट भरने के सारे अहकाम आपको बराबर से याद है गाजी साहब। अच्छा ये बताइए कि प्रॉफिट ने अपने एंगेजमेंट में ये सब किया था? जी नहीं, जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना वो करता है, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, पर आपके कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट की
कोई हैसियत नहीं थी? ला हौल विला कुव्वत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेहमानों को घर बुलाया जाए और उन्हें बिना खिलाए भूखे पेट वापस भेज दिया जाए? काजी साहब ये भी बता दीजिए कि मेहमान खुद आते हैं या बुलाए जाते हैं? बुलाए जाते हैं, और हमारे बुजुर्ग इसे मुबाह कहते हैं। मुबाह। मुबाह? व्हाट इज इट? मुबाह वो अमल जो हमारे प्यारे नबी ने खुद नहीं किया, लेकिन किसी को करने से मना भी नहीं किया। ये देखिए घुमा घुमा के कह रहे। काजी साहब सीधे सीधे बताइए ना। वकील साहब सीधी बात आपको समझ में आ नहीं रही है, फिर भी समझा देता हूं। हमारे प्यारे नबी ने कभी जहाज में सफर नहीं किया, लेकिन कभी उन्होंने किसी को सफर करने से रोका भी नहीं। आप ये भी मुझे समझा दीजिए कि आप ये कहना चाह रहे थे कि प्रॉफिट ने कभी शादी की ही नहीं? माशाल्लाह हमारे नबी ने शादियां की। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। जब प्रॉफिट ने खुद शादियां करके एक मॉडल सेट कर दिया है तो ये अपने आप में सुन्नत हो गया, फिर आप इसे मुबाह कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कि मेजॉरिटी हर सुन्नत पर अमल करेगी, लेकिन शादी की सुन्नत पर अमल नहीं करेगी। यानी नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। आपके कहने का मतलब है कि प्रॉफिट का जो कल्चर था वो आउटडेटेड हो गया है, या आजकल के लोग कुछ ज्यादा ही कल्चर्ड हो गए? नहीं, हम तो नबी के कल्चर को मानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेजॉरिटी इस कल्चर को नहीं मानती। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अच्छा काजी साहब ये भी बताइए कि प्रॉफिट ने अपने शादी में लड़की वालों से क्या क्या लिया था? कभी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। लेकिन हमारे बुजुर्गों का कहना है कि अगर खुशी से लेन देन हो जाए तो वो जायज है। जायज है? जायज है। तो काजी साहब ये जो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं ये भी तो खुशी से मनाते हैं, ये हराम कैसे हुआ? ये बेहुदा त्योहार यहूदियों की नकल है। अच्छा, तो फिर काजी साहब ये मंजे, साचक, बारात ये किस कौम की नकल है? ऐसी शादियां मुशरिकीन की नकल हैं। पर आपके बड़े बड़े मौलवी और मुर्शिदों के घर में ये रस्म मनाए जाते हैं, फिर आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? चंद एक मौलवी या मुर्शद ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन उसके लिए आप पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। काजी साहब हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुराई को देखकर जो चुप रह जाए वो गूंगा शैतान है, फिर चाहे वो वली ही क्यों ना हो। गलत को अगर गलत नहीं कहा गया तो वो भी गलत है। यकीनन, यकीनन। ये बताइए काजी साहब के आजकल जिना का क्या भाव चल रहा है? ला हौल विला कुव्वत। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। फाजिल वकील एक आलिम दीन से ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहब आप अपनी जबान पर थोड़ा लगाम लगाइए। सॉरी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड ये लोग कहते हैं कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, इसीलिए मैं काजी साहब से ये कैलकुलेट करवा रहा था कि एक शादी में कितने जिना आसान हो जाते हैं। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि लड़कियां अपने माँ बाप पर दहेज का बोझ नहीं डालना चाहती, इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन सरेआम हो रहे हैं। मैं काजी साहब से इसलिए यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रॉफिट ने ऐसी शादियों को बाइकआउट करने का हुक्म नहीं दिया था? दिया था, लेकिन आप ये बात सरेआम नहीं कहेंगे। हम जहेज या खाने की दावत को हराम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे किसी भी इमाम ने इसे हराम करार नहीं दिया है। उन इमामों को गुजरे 1200 साल हो गए काजी साहब, उनके जमाने में ये रस्में इजाद नहीं हुई थी, तो आप सब मिलकर इसका इज्तिहाद क्यों नहीं करते? हमारे उलमा ने इज्तिहाद से मना किया है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो आजकल के इश्यूज है, 2023 के इश्यूज है, आप लोग 1200 साल पहले माजी में जाकर उसका हल तलाश करेंगे। वकील साहब, आप ये धार्मिक लेक्चर छोड़िए और सीधा मुद्दे पर आइए। प्रॉफिट ने अपनी बेटियों को दहेज में क्या दिया? उन्होंने अपनी आखिरी बेटी को जहेज दिया था, जिसे जहेज़े फातमी कहते हैं। सिर्फ आखिरी बेटी को? क्यों? बात दरअसल ये है कि हजरत अली गरीब थे, बेरोजगार थे। प्यारे नबी ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला, परवरिश की। उनके रहन सहन की जिम्मेदारी प्यारे नबी पर थी, इसलिए ये करना जरूरी था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अकॉर्डिंग टू काजी साहब, दहेज लेना उस वक्त जायज होता है जब दामाद यतीम हो, बेरोजगार हो और उनके ससुर ने उन्हें पाला हो, वरना ये रिश्वत है। राइट? काजी साहब, ये बताइए कि हजरत अली ने पहले मेहर दिया था या पहले दहेज लिया था? हजरत अली ने अपना जिरा बेचकर मेहर की रकम अदा की थी। तो उस वक्त प्रॉफिट को यह नहीं पता था कि हजरत अली की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, तो मेहर को उधार नहीं रखा जा सकता था? कुरान शरीफ और सीरत में मेहर की रकम नकद अदा करने का हुक्म है। तो फिर ये उधार मेहर किसने इजाद की? जवाब नहीं है आपके पास? देखा मिलोड, मौलवी साहब अपने फायदे के हर जवाब को बड़े आसानी से ढूंढ निकालते हैं। एक बात बताइए, जब आप लोग मेहर को उधार रख सकते हैं तो खाना और दहेज इसे उधार पर क्यों नहीं रखते? इसलिए वकील साहब कि कुछ लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं। तो ऐसे कमजोर लोगों का निकाह पढ़ाते क्यों हैं? जज साहब, मैं इस दुनिया का पहला या आखिरी काजी नहीं हूं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ा देगा। काजी साहब, आप अदालत को प्लीज ये बताएं कि मेहर इटसेल्फ क्या चीज है? मेहर औरत की इस्मत और आबरू की कीमत है। तो काजी साहब, आपने अपनी बीवी को कितना मेहर दिया? 11,000। तो 11,000? मतलब आपने अपनी बीवी की इस्मत और आबरू की कीमत सिर्फ 11,000 रुपए लगाई? ऑर्डर, ऑर्डर। या अल्लाह, ये मेरे सब्र का इम्तिहान है। वकील साहब अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं, मुझे सब्र अता फरमा। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है। आपके शादी में आपके इन-लॉज मतलब ससुर जी ने कितना खर्चा किया था? जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ 3-4 लाख खर्च किए होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो बाप शादी में 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर सकता है, तो क्या वो अपनी बेटी की 11,000 की मेहर नहीं दे सकता? क्या फेक ड्रामा है ये सब? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, फाजिल वकील ड्रामेबाजी कहकर शरीयत की तौहीन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। काजी साहब, ये क्या बुक है? ये बुक नहीं है वकील साहब, इसे कहते हैं अक़्दे निकाह, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मतलब कॉन्ट्रैक्ट बुक है ये। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बुक है तो कॉन्ट्रैक्ट बुक में कंडीशंस भी होते हैं कि किस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सके। होते हैं या नहीं होते? जब आपके हाथ में ये बुक है तो खुद ही पढ़ के मालूम कर लीजिए। पर मुझे हक है आपसे ये सवाल पूछने का, और ये कोर्ट है तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट बुक में वो कंडीशंस है या नहीं? मैंने कभी गौर नहीं किया। मिलॉर्ड, गौर नहीं किया काजी साहब ने। मिलॉर्ड, अब जो सबूत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जितने भी हस्बैंड वाइफ के बीच में
तलाक के झगड़े चल रहे हैं, कुला के झगड़े चल रहे हैं, वो सब के सब काजी साहब के वजह से फैलाए गए हैं। इनके लापरवाही की वजह से, इनके गफलत की वजह से। मिलॉर्ड, इस कॉन्ट्रैक्ट बुक में यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब भी इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई झगड़ा होता है या होगा, तो जो भी फैसला आर्बिट्रेटर का होगा वो दोनों पार्टीज को मंजूर होगा। पर अफसोस मिलॉर्ड, अफसोस, काजी साहब ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि काजी साहब उनकी काउंसलिंग ही नहीं करते। गुड, ये तो गोल्डन रूल्स है। यस मिलॉर्ड, आर्बिट्रेटर शरिया लॉ को भी और कोर्ट को भी, दोनों को मंजूर है। यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों साइन कर दे तो औरत को भी एडवांस में तलाक तफवीज का प्रोटेक्शन मिलता है। जज साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शरिया का कानून अगर हम मुफ्तियों के हाथों में, हम काजियों के हाथों में होता, तो आज ये सूरत हाल पेश नहीं आती जो आज यहां हो रही है। काजी जी, जो रिलीजियस पावर आपके पास है उसका आपने किस ईमानदारी से इस्तेमाल किया है वो हमने देख लिया है। अब बस करिए। ठीक है जज साहब, मैं जाऊं? आप जा सकते हैं। जज अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा। मैं बड़ी होने से डरती हूँ। जब भी कोर्ट में या काजी साहब के पास औरतों की लंबी लाइन देखती हूँ, दुआ करती हूँ मुझे बेटी पैदा ना हो। अंकल जो मुजरिम है, आप उनको तो सजा दे देंगे, लेकिन मुझे ऑलरेडी जो सजा मिल रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जुर्म क्या है। ये सब तो अपने अपने घमंड में खुश है। तलाक लेने देने वाले क्यों नहीं सोचते कि मुझ जैसी बेटियाँ बेटे उम्र भर एक घराने को तरसेंगे। हम बच्चों को पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमारे मम्मी पापा का साथ चाहिए। प्लीज जज अंकल, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ना मेरे मम्मी को ना ही पापा को सजा दीजिए। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। तमाम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि शादी के पूरे सिस्टम को करप्ट करने वाले लोगों को सजा दी जाए। इसीलिए ये अदालत आरिफ और अनवर के अलावा काजी को सजाए मौत देती है। ये गलत फैसला है, उलमाओं के खिलाफ एक गहरी साजिश है। या अल्लाह, इन सबको गारत कर। मैं इस फैसले को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। ऑर्डर, ऑर्डर, सजाए मौत देती है। असला जी, क्या हुआ? सब खैरियत? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब 25 नवंबर का डेट मिला है।
अब मुझे ये केस नहीं लड़ना। चल बेटी। असना जी, हम केस जीतने के कितने करीब पहुंच गए। हाँ? मुझे यहां नहीं, कहीं और जीतना है। मैं उस अदालत में जाऊंगी जहां मुझे फौरी इंसाफ मिलेगा। अरे आप जिस अदालत भी जाएंगी वहां आपको वकील की जरूरत तो पड़ेगी ना? नहीं, उस अदालत में कोई वकील या सबूत की जरूरत नहीं होगी। कोई डेट पर डेट चेंज नहीं होगी। वहां से कोई गुनहगार बचकर निकल नहीं पाएगा। वहां सुनवाई नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई। अरे कौन से कोर्ट जा रही है ये तो बताओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला